हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपके लिए स्टार्ट हो गई मैथ, चैप्टर वाइज मैथ स्टार्ट है। और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये मेरा प्रैक्टिस सेट तीसरा है एसएससी जीडी का। 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मैथ की तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी में मैथ की, तो वो मेरा चैनल देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैथ का चैनल है, ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल है। और ये लोगो लगा हुआ है, दोनों तरफ लास्ट में लोगो लगा हुआ है। आप लोग यूट्यूब पे ढूंढेंगे ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर तो मेरा चैनल दिख जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, मेरे वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। आइए, ज़्यादा समय आपका ना बर्बाद करते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। ये आपका है फर्स्ट फर्स्ट फरवरी का है। और ये 2023 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट हो गया है आपका, सेकंड शिफ्ट हो गया है, और ये थर्ड शिफ्ट है। ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं इनको आज कराऊंगा। आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है क्वेश्चनों को देखकर और क्वेश्चन करने में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको मैटर बढ़िया लगे, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगे, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा। तो मैं आपको वहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर आपको करवा दूंगा। तो आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको बहुत ही मज़ा आएगा और सब कुछ पढ़ेंगे। आप पढ़ने के बाद एग्जाम में जाएंगे, पेपर को ऐसे सॉल्व करेंगे कि लगेगा पेपर में कुछ है ही नहीं मैथ में। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चनों को मैं यहाँ डिटेल्स नहीं बताऊंगा ज़्यादा, बस क्वेश्चनों को कराता चलूँगा। आइए देखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। एक खिलौना ₹950 में खरीदा जाता है और 1140 रुपये में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सीपी, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है। जो एसपी होता है वो सेलिंग प्राइस होता है और जो सीपी होता है वो हमारा कास्ट प्राइस होता है। यदि हम एसपी से सीपी को घटाएंगे तो क्या होगा, हमें हमारा लाभ होगा। और सीपी से यदि हम एसपी को घटाएंगे तो हमारा हानि होगा। तो आइए देखते हैं हम। एसपी हमारा कितना दिया हुआ है, 1140 रुपया दिया हुआ है। सीपी हमारा कितना दिया हुआ है, 950 रुपया दिया हुआ है। अब बताइए, 1140 रुपये में खरीदता है, 950 रुपये में बेचता है, तो इसको लाभ होता है कि हानि। अब यहाँ से क्या होगा, खरीदता कम में है, बेचता अधिक में है, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा देख लेते हैं। 14 हो गया, 14 में से 5 गए, 9 हो गया, 0 हो गया, 190 रुपये का इसको लाभ हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट। पी का मतलब हुआ लाभ, प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब यदि हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, अर्थात प्रतिशत लाभ निकालेंगे, तो क्या होता है, ऊपर ऊपर हो जाता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, ये हो जाता है। अब लाभ को हम प्रॉफिट बोलते हैं और क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं। ये कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब बस सीधा सीधा हम रख देंगे, कितना आ जाएगा, लाभ 190 है और हमारा सीपी कितना है, 950 है। 950 रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ये 0 0 कैंसिल, 9 एकम 9, सॉरी 19 एकम 19, 19 50 95, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 बराबर कितना आ गया आपका 20%। 20% आपका क्या आ गया, प्रॉफिट प्रतिशत लाभ आ गया। ठीक, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कराता है यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कराता है, अर्थात बड़ी संख्या ज्ञात कराता है, तो क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालते हैं, क्योंकि एचसीएफ एक ऐसा हाईएस्ट काउंट फैक्टर होता है जिससे कि ये संख्याएं डिवाइड होंगी। जो संख्याएं दी रहेंगी वो पूरी पूरी डिवाइड होंगी। जब ये संख्याएं पूरी पूरी एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगी तो क्या बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। अब जब 4 शेष बचाएगा या फिर कुछ भी शेष बचाएगा तो हम क्या करते हैं, यदि एलसीएम वाला सवाल होता है तो एलसीएम वाले सवाल में हम क्या करते हैं, एलसीएम वाले क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, फिर जितना शेष बचता है उसको हम जोड़ देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, एचसीएफ वाले क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ जितना दिया हुआ उससे हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगी, ये 6 हो गया। और यहाँ पे 7 बचा, 7 हो गया, 1 हो गया, 7, 1776 पहला आ गया आपका। और दूसरी संख्या क्या हो गई, 4, यहाँ से भी माइनस कर देंगे क्योंकि 4 शेष बचता है, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 8 हो गया, बचा 4, 4 हो गया और फिर 4 बच गया और 2, 24, 48 और पहली संख्या हो गई 1776। तो हम क्या करेंगे, 17 76 का और 24 48 का हम यहाँ से क्या कर लेंगे,
एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम ऐसी संख्याओं से काटते हैं जिनसे ये दो का दोनों कट जाए। जिनसे ये दोनों कटेंगी और जिन जिन संख्याओं से ये दोनों कटेंगी केवल उन्हीं को हम लेंगे और आपस में गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी देखते हैं। डिविजिबिलिटी में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जिसकी भी लास्ट दो अंक, दो स्थान के अंक अगर 4 से कटते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो हम 4 से काट लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 हो गया, और क्या हो जाएगा ये आपका 4 चौक 16 हो गया, फिर 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। इसको काटेंगे, 4 से 24 हो गया, 4 एक कम 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे किससे कट रहा है। 4 से ये कट जाएगा, और ये किससे कटेगा, आपका 4 से कटेगा, 4 से अभी भी कट जाएगा। तो हम देख लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, फिर 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4 21 हो गया, 4 5 से 20 हो गया, और 4 3 12 हो गया। अब देखिए ये किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है और 3 है। तो हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी का नियम लगाते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं कटेगा। 3 से कटने की क्या डिविजिबिलिटी होती है, इन अंकों का योग 3 से यदि विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या कट जाएगी। ये 5 3 8 1 9 हो गया, ये विभाजित, और ये 3 तो है, ये 3 से कट जाएगी। देखेंगे 3 त्रिका 9 हो गया, 3 सते 21 हो गया, और ये 3 पचे 15 हो गया, 3 एकम 3। अब ये तो विषम संख्या है, ये भी विषम है, लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होने के बाद क्या होता है, वो स्वयं से कटती है या फिर अपने आप स्वयं से कटती है या फिर 1 से कटती है, और बाकी किसी संख्या से नहीं कटती। तो इसका मतलब अब ये केवल 37 से कटेगी, और एक ये 51 से 17 से कटेगी, 3 से कटेगी, अर्थात 51 से कट जाएगी। तो जो दोनों संख्याओं से कटें, मतलब जो संख्या से दोनों संख्याएं कट जाए, उन्हीं को हमें लेना है। इनसे दोनों संख्याएं कटी हैं अभी तक, तो क्या करेंगे हम, क्या क्या ले लेंगे, यहाँ से 4 लेंगे, गुणे 4 ले लेंगे, गुणे 3 ले लेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 तिया 48। हमारा क्या आ गया, एचसीएफ 48। ये हमारा आ गया एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ ही हमारा क्या होगा, अब आंसर हो जाएगा। अर्थात 48 एक ऐसी संख्या है जिससे हम 1780 को या फिर 2452 को हम डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में क्या बच जाएगा, शेष 4 बच जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ट्रिक सीखना है या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, और मेरे चैनल पे आप कमेंट्स करिए। जितना अधिक आप कमेंट्स करेंगे वैसे ही मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे वीडियोज आने वाले आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और कमेंट्स जरूर करिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके आप लोगों के जितने भी भाई हों या फिर दोस्त हों, रिश्तेदार हों, वो तैयारी कर सकें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 15,000 में बेचने पर सुबीर को 2,000 की हानि होती है। अब देखिए कोई भी वस्तु है उसको बेचता कितने में है, 15,000 रुपये में बेचा जाता है। ये 15,000 रुपये में बेचा जाता है, सुबीर बेचता है तो उसे क्या होता है, 2,000 की हानि हो जाती है। तो हानि का मतलब क्या हो गया, ये हानि हो जाती है, अर्थात लॉस हो जाता है। लॉस कितने का होता है, 2,000 रुपये का लॉस हो जाता है। अब आप ये बताइए कि कोई भी वस्तु यदि वह बेच रहा है, किसी रुपए में बेच रहा है, कितने भी रुपए में बेच रहा है, और उसको हानि होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, हानि से अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूला थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। हानि का फार्मूला होता है, लॉस का होता है सीपी माइनस एसपी, अर्थात एसपी से बड़ा होगा सीपी, आपका क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, इसीलिए हानि हो जाती है। जब हम यहाँ से सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी प्लस या लॉस मतलब हानि। तो सीपी हमारा कैसे निकलेगा, एसपी प्लस लॉस। अब इनको देखने के लिए आप कमेंट्स जरूर करें, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सीपी हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 17,000। क्या आएगा, 17,000 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से सीपी। ठीक है, तो अब आपको बता दूं मैं कि अब हमें क्वेश्चन लगाने के लिए, प्रतिशत हानि लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंट लॉस प्रतिशत हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉस ऊपर रखना पड़ेगा अर्थात हानि, और नीचे सीपी रखना पड़ेगा और इनटू 100 करना पड़ेगा। सेम वही प्रॉफिट वाला मान लगाना पड़ेगा, सेम वैसे ही लगेगा, लेकिन लाभ के दर पे हानि हो जाएगी। अब देखते हैं कितने की हानि, 2,000 की हानि हो गई। कितने में हुई है, 1700 में 17,000 में हो गई है, गुणे 100। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0 0 काट दिए, यहाँ से ये हो गया, और 0 से ये काट दिए, बराबर क्या आ गया, 200/17। अब 17 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17 हो गया, बचा कितना 3, 30 हो गया।
फिर 17 दूना 34 अधिक हो जा रहा है, तो एक बार ले जाएंगे 17 एकम 17, कितना बच गया 13 बच गया, क्योंकि 30 था, 30 से 17 घटाएंगे 13 बच जाएगा, तो कितना हो गया 11 सही 13 बटे 17, यही आपका आंसर हो जाएगा 11 सही 13 बटे 17। ठीक है, तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिए, बहुत ही मजा आ रहा है, देखिए सॉल्व करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 छात्रों की एक कक्षा में भूगोल की परीक्षा में औसत अंक कितने थे उसके 64। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट 25 स्टूडेंट हैं, कितने हैं 25 स्टूडेंट की एक कक्षा है, उसमें एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स हैं बच्चों के 64। ठीक है, 64 हो गए। यदि 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः, 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः क्या है, उनका वास्तविक प्राप्तांक क्या है जो उन्होंने पाया है, जितना उनके मार्क्स थे, कितने थे 54 थे, 64 थे और 67 थे। मतलब इतना इतना उनको पाना था, इनके स्थान पर गलती से जो दिए नंबर या फिर जो चढ़ाया उस पे मार्कशीट पे, वो क्या चढ़ा दिया 44, 46 और 61 पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उतना ही वो ऐड कर दिया, कितना ऐड किया, ये गलत मार्क्स ऐड कर दिया। तो सही औसत की गणना करें। अब देखिए ये जो गलत मार्क्स ऐड हुए हैं ये कहाँ आ गए हैं, आपके 64 जितना भी है, ये आपका जो 64 है, आपका ये जो है, ये जो एवरेज आपका 64 है, तो इसमें क्या हो गया है, ये जितने भी गलत मार्क्स हैं ये सारे के सारे इसमें ऐड हो गए हैं। जब ऐड हो गए हैं तो इनको हम बाहर करेंगे, तो इनको हम बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले हम इनको बाहर कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, घटा देते हैं, भाई बाहर हो जाइए। अब जितना हमारा सही अंक था उनको हम क्या करेंगे, उनको हम इस पे जोड़ देंगे, जिससे कि ये सही अंक हमारा आ जाए, तो हम यही कर लेंगे। या तो आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चनों में आपको यहाँ ना करना हो तो आप यहाँ मत करिए, सीधा सीधा आप इतना रखिए कि ये हमारा औसत अंक है, इतना रख लीजिए, आप सीधा यहाँ देख लीजिए कि इतने के स्थान पे इतना लिख दिया गया है, इतने के स्थान पे इतना लिख दिया गया, और 67 के स्थान पे 61 लिख दिया गया। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इनका हम अंतर ज्ञात कर लेंगे, अर्थात जो हमारा सही है वो हमारा ज़्यादा है यहाँ पे, और जो गलत अंक चढ़ाए गए वो कम है, तो हम सही वाले अंक से इसको हम घटा देंगे, क्योंकि ये वाला अंक इस पे जुड़ चुका है। तो क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ गया, प्लस 64 है, यहाँ पे क्या है 46 है, इसको हम घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 हो गया, 1 आ गया 18 हो गया, फिर प्लस ये 67 है, इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। टोटल कितना हमारे अंक ये बढ़ गए, जो हमारे सही है वो अंक बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं 24 हो गया, अर्थात 34। ठीक है, ये हमारा 34 हो गया। अब ये हमें बताइए, यदि आपके जो सही अंक हैं, जितने आने चाहिए सही अंक, जितने आपके सही अंक आने चाहिए वो आपके क्या है, अधिक है, किससे, जो गलत अंक आपके इसमें जुड़ गए हैं, जितने गलत अंक जुड़े हैं उनसे हमारे सही अंक 34 अधिक आ रहे हैं। तो हम जब 34 को इसमें जोड़ेंगे कि ये हमारा औसत सही हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एवरेज है, एवरेज कितने छात्रों का है 25 छात्रों का है। तो ये बताइए 34 अंक को यदि हम 25 छात्रों में बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब यही होता है कि बराबर बराबर सभी छात्रों में बांट देना। तो 34 अंक को हम 25 छात्रों में बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 34 बटे क्या कर देंगे 25। ठीक है, अब यदि आपको भाग करने में कठिनाई हो रही तो आप क्या करिए, सबसे बढ़िया तरीका अपनाइए, 4 का गुणा कर दीजिए, 4 का भाग कर दीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 की 6 हो गया, 4 तियां 12, 1 13 हो गया, बटे 25 चौके 100 हो गया। अब आप देखिए 100 नीचे हो गया, ऊपर क्या है, ऊपर सीधा सीधा है, नीचे डबल जीरो आ गया, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक ऊपर दशमलव हम लगा देंगे, 1.36। ये मान हमारा अधिक आ गया, इतना अगर हम 34 को 25 छात्रों में बांटेंगे तो 1.36 सभी में बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ जब सीधा सीधा हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 65.36, यही आपका मान हो जाएगा, यही आपका करेक्ट एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 65.36, आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। तो आपको केवल ऐसे ही करना है, सबसे बढ़िया तरीका यही है आपके लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 12,000 की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक, एक तो वार्षिक बांटा जाता है और दूसरा छमाही रूप से चक्रवृद्धि, दोनों में क्या लगता है, 2 वर्ष के लिए वार्षिक और 2 वर्ष के लिए छमाही रूप से यदि चक्रवृद्धि लगाई जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा।
चक्रवृद्धि में कितना अंतर होगा ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12,000 की राशि हम लिखेंगे 12,000, ठीक है, 12,000 की राशि हो गई। अब 2 वर्ष के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दर। दर हमारी कितना दी हुई है, 10%। तो इसको हम भिन्न में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10/100, और इसी को हम कहते हैं 1/10, ठीक है। तो 1/10 हो गया। अब 1/10 जब भी हम इसका निकालेंगे, तो निकालने के लिए 1/10 हम करेंगे, क्या करेंगे, पहले साल कितना हमारी ब्याज मिलेगी, 1/10 अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1200, ठीक है। फिर 1/10 निकालेंगे इसका दूसरे साल के लिए, कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। जब भी हम 2 साल के लिए निकालते हैं तो इसको जब भी आप कहेंगे तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, और मैं चैप्टर वाइज शुरू करूंगा तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा इस चैप्टर में सीआई और एसआई में बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, कि कैसे इसको निकाला जाता है और कैसे फार्मूला यूज किया जाता है। 2 साल के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 2:1, अर्थात 2:1। तो कितना हो गया, ये 2400 हो गया, ठीक है, ये 2400 हो गया, प्लस ये हो गया 120। टोटल हमारा क्या आ गया, सीआई। सीआई का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए, 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, ठीक, 2 साल का आ गया, फॉर 2 ईयर्स या कहते हैं, या 2 साल का, ठीक है, 2 ईयर्स, ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2,520 रुपए, ठीक। ये तो हो गया 2 साल का। अब कह रहा है वार्षिक रूप से जब लेगा तब 2 साल का 2520 आएगा। अब क्या कह रहा है इस पे, छमाही रूप से। अब छमाही रूप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, छमाही रूप से कह रहा है। तो छमाही रूप का मतलब क्या हुआ, यदि 1 साल में 10% ब्याज लेता है तो 6 महीने में कितना लगेगी ब्याज, आधा कर देंगे, कितना हो जाएगी, 5%। 5% को हम क्या कहते हैं, 1/20। तो 1/20 यदि हम कहते हैं तो ये बताइए 1 साल में कितने छमाही लगेंगे, 2 छमाही। 2 साल में कितनी छमाही, 4 छमाही, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही हो गई। पहले 6 महीने में लेगा, फिर दूसरे 6 महीने में, मतलब 1 साल में 2 बार लेगा। फिर यही चीज़ दूसरी बार करेगा दूसरे साल में, पहले 6 महीने में 1 बार, फिर दूसरे 6 महीने में 1 बार, मतलब कितने बार हो गया, शुरू से कितना ले चुका है ये 2 साल के अंदर, 4 बार। जब 4 बार ले चुका है तो हम इसको ऐसे ही डिवाइड कर देंगे। फिर देखते हैं कैसे, ये सेकेंड वाले पे क्या हो जाएगा, जब ब्याज क्या होगी, जब ब्याज छमाही होगी, ठीक है, छमाही होगी या देय होगी, छमाही देय होगी, ठीक, देय होगी, तब क्या होगा, जब ब्याज छमाही देय होगी तब हम क्या करेंगे, तो 12,000 को सीधा सीधा हम 12,000 रखेंगे, और इसका हम कितना निकालेंगे, 1/20। 1/20 निकालेंगे, वो भी कितनी बार निकालना है, यहाँ 2 बार निकाले हैं, यहाँ कितनी बार ब्याज देना है हमें, 4 बार। तो 4 बार हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा इसका, 0 हो गया, 1200 हो गया, मतलब 20 2 से भाग करेंगे 600 आ गया, ठीक है। फिर 600 का 1/20 यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, मतलब 30 आ गया। फिर 600 का 30 का 1/20 हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1.5 आ गया। फिर 1.5 का 1/20 यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.075, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे 2 साल के लिए ये लगता है, और यही थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, 3 साल के लिए क्या लगता है, 3:2:1 लगता है, और 4 साल के लिए आपको क्या लगता है, 4 क्या लगता है, 4:6:4:1, ठीक है। और ऐसे ही 5 साल का लगता है, तो 5 साल में 10-10 आ जाता है, 5-1 हो जाता है, ठीक है, 5-10-10 5-1, ठीक। तो वो दूसरी बात है, उसको तो बाद में बताया जाएगा जब आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 बार लगता है इस पे ब्याज, तो 4 बार लगने का मतलब क्या हुआ, 4-6-4-1 में हम डिवाइड करेंगे इसको, 4:6:4:1, ठीक है। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 6 चौको 24, कितना आ गया आपका, 2400। फिर प्लस 6 त्रिक 18 आ गया, 180 आ गया। फिर प्लस कितना आ गया ये, देख लेते हैं, 15 चौके 60, मतलब 6 आ गया। फिर प्लस कितना आ गया, 0.075, ठीक। तो टोटल हमारा कितना आ गया, यदि हम यहाँ से गणना कर लें तो यहाँ पे 24 था, यहाँ भी 24 है, अंतर पूछ रहा है, तो इसको हम काट सकते हैं, तो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा। यदि हम यहीं से काटना चाहें तो हम इतना लंबा क्यों खींचे कि इसको जोड़ के रखें फिर इसको जोड़ के रखें, क्या पूछ रहा है हमारा, हम देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा, क्या अंतर होगा, तो जितना ये आया है इसको हम इससे माइनस करेंगे, तो हम यही देख लेते हैं कि हमारा क्या आया है, ये 2400 हो गया सीधा सीधा, इससे हम इसको घटाएंगे तो ये 2400 और ये 2400 बराबर है, कट गया,
आपका ये रखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसको हम हटा देते हैं। क्या मतलब है, ये हमारा ब्याज पहले साल का था तो इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। क्या मतलब है हमें रखने से, सीधा सीधा हम कर लेते हैं। 24 से यहाँ, 24 से यहाँ अंतर पूछ रहा है, ये हो गया। अब ये 120 दिया हुआ है और ये 180 दिया हुआ है, तो इसको भी हम काट लेते हैं। 120 ये हो गया, 180 यदि हम यहाँ से काटेंगे तो कितना बच जाएगा, ये हमारा 60। ठीक है, यहाँ से 60 बच गया और ये हमारा 6 बच गया और 0.075 हो गया। तो बराबर हमारा कितना यहाँ से आ गया अंतर, 66.075। अब देखिए क्या कह रहा है, नोट दशमलव को निकटतम पूर्णांक में लिखें। निकटतम पूर्णांक में लिखें मतलब जितना भी आ रहा है दशमलव में उसको छोड़ देना है, पूर्णांक में लिखना है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हम देख लेते हैं क्या आएगा हमारा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 66, कितना आएगा 66। यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतर, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपका 66 आंसर कहाँ है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे लगाना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यक्स की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी। जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था और उधार ली गई थी। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान कितना है इसका, 18,522 रुपए है। अब आप लोग देखेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जब भी सीआई और एसआई आप मुझसे पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मुझसे पढ़ेंगे, तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ समय आपका अधिक हो जाता है, वीडियो बनाते समय लंबी चली जाती है वीडियो, तो यहाँ थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा और आपको बताऊंगा। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा भी। अब 3 साल के लिए कह रहा है 5% है, तो सबसे पहले हम क्या पकड़ते हैं, इसमें कुछ नहीं हमें पकड़ना, आर पकड़ना है। रेट कितना है, 5% भिन्न में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक है, अब 3 साल के लिए कह रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट के टर्म में देखें तो ये हमारा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, और यही हमारा क्या होता है, ब्याज हो जाता है। अब यदि ब्याज ये हो गया हमारा और नीचे क्या होता है, मूल होता है। मूल का मतलब प्रेजेंट टाइम वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से प्रिंसिपल हो जाएगा। मूल है तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाएगा, मूल धन। ठीक है, तो ये मूलधन हो गया और ये ब्याज हो गई, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अर्थात मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 21 और मूलधन हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये तो हुआ 1 साल का मूलधन, लेकिन क्या रहा है 3 साल के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, समान समय में समान गुना धनराशि बढ़ती है। अब 1 साल में यदि 20 गुना हो गई है तो दूसरे साल में कितना हो जाएगी, फिर 20 गुना हो जाएगी, तो 20 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 400, और तीसरे साल फिर 20 गुना हो जाएगी, तो 400 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, ये 3 साल में क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 8000। ठीक है, 20 हम 400 और 420 हम 8000। ठीक, ये आ गया आपका, क्या आया, ये मूलधन, क्या आया, मूलधन। ठीक है, तो ये आपका मूलधन आ गया और ये आपका क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। तो 21 से कैसा हम क्या होता है, 441 हो जाता है। 441 में यदि हम 4 का 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 से कम 21 आ गया और बचा कितना, 2, 21 4 84 हो गया, 84 2 86 हो गया, 8 फिर 84 हो गया, 84 8 कितना हो जाएगा आपका, 84 8 92। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मिश्र धन। ये आपका आया मिश्र धन, इसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट, और मूलधन को बोलते हैं पी। ठीक है, प्रिंसिपल। तो ये आपका क्या हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारा 9000, सॉरी अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। थोड़ा सा हम पेन चेंज करते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो ये हमारा अमाउंट कितना हो गया, 9261 रुपये। ठीक है, और मूलधन हमारा कितना हो गया, 8000 हो गया। तो आप ये हमें बताइए, ये हमारा मूलधन हो गया और अमाउंट हो गया, तो कह के आ रहा है प्रेजेंट टाइम में। ये तो 3 साल पहले था, इतना 3 साल पहले था, और अगर 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से ये बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया है, 18,522। मतलब ये पहले था, अब बढ़ के कितना हो गया, जब बढ़ता चला आ रहा तो कितना हो गया, 18,522। ठीक है, ये 18,522
22 हो गया। ठीक, तो यदि हम देखें तो ये कितने गुना बढ़ा है अभी तक, 2 गुना। 2 एक कम 2, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, 19 दून 9 दून 18 हो गया। अर्थात 2 गुना जब ये हमारा अमाउंट बढ़ गया है तो हमारा मूलधन कितना बढ़ेगा, तो मूलधन भी हमारा उतना ही बढ़ जाएगा, 2 गुना ही बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 16,000 हो जाएगी ये हमारा। 8,000 से क्या हो जाएगा, 8,000 दूना 16,000 हो गया। तो हमारा क्या हो गया आंसर, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लगाइए, मस्त क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं रखा है, आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, अगले क्वेश्चन की बात करें, एक गोल्फ क्लब में 90% क्या है, सदस्य पुरुष हैं। टोटल कितने होते हैं, टोटल हम मानते हैं 100% मानते हैं, किसी का भी हम 100% मानते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, 90% मेल हैं। मेल का मतलब पुरुष हैं, 90% यहाँ पे मेल हो गए। अब क्या कहता है, जब 90% मेल हो गए तो 10% बच गए। 10% कौन हो गए, फीमेल। आपको पता है कि ट्रांसजेंडर अभी नहीं लिए जा रहे हैं साथ में, केवल मेल फीमेल चल रहा है, तो मेल फीमेल हम कर लेंगे। तो 90 हो गए मेल और 10% क्या हो गए, फीमेल हो गए। अब कहता है पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है और महिलाओं की औसत ऊंचाई कितनी है, 165 सेंटीमीटर। अब कह क्या रहा है, जितनी महिलाएं हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी ली गई है, 165 सेंटीमीटर ली गई है, और जितने पुरुष हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी ली गई है, 170 सेंटीमीटर ली गई है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, टोटल कितनी है, 90 महिलाएं हैं, 100 है, 100 में मान लिया कि 90 महिलाएं हैं। 90% का मतलब क्या हुआ, 90। अगर 100 में हम 90% लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 महिलाएं हो गई और पुरुष हमारे कितने हो गए, 10 हो गए, सॉरी, पुरुष हमारे क्या हो गए, उल्टा हो गया है थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा, लिखा सही है लेकिन बोलने में थोड़ा उल्टा हो गया। 90% का मतलब क्या हुआ, 100 में से अगर 90% हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। 90 क्या हो गए हमारे पुरुष अर्थात मेल, और 10 हमारे क्या हो गए, जो शेष बच गए 10 हमारे क्या हो गए, फीमेल। तो 10 फीमेल हो गई। अब ये बताइए कि अगर 90 हमारे मेल हो गए अर्थात पुरुष हो गए, तो पुरुषों की औसत ऊंचाई कितनी दी हुई है, मतलब एक की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 170 सेंटीमीटर। तो 90 की कितनी हो जाएगी, 170 सेंटीमीटर का हम गुणा कर देंगे तो 90 की टोटल ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर प्लस करेंगे। अब 10 का हम देखेंगे, एक का हमारा क्या दिया हुआ है, मतलब 10 का क्या दिया हुआ है, 10 में कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ और भी छोटे होंगे। तो सबकी ऊंचाई लेके एक औसत निकाल लिया, तो क्या कर दिया, एक बराबर औसत कर दिया है। तो जब बराबर औसत कर दिया तो उसका हम योग निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, 10 का 165 के एवरेज से क्या हो जाएगा, 1650। ठीक है, अगर गुणा करेंगे तब, और बाकी ऐसे रखेंगे तो हम देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, 100 पुरुष हैं और टोटल क्या कह रहा है, सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात करा रहा है। अब औसत ऊंचाई जो ज्ञात करा रहा है कितने लोगों में करा रहा है, 100 लोगों में। तो 100 लोगों का मतलब हुआ कि हम पूरे के बटे 100 कर दें। ठीक है, पूरे के बटे 100 कर दें, पूरे के बटे 100 करने का मतलब इसके भी बटे 100, इसके भी बटे 100 कर लेते हैं हम। तो 90 गुणे 70 बटे 100 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 10 गुणे 165 बटे 100 हो गया। ठीक है, तो जीरो से जीरो ये कैंसिल आउट, इस जीरो में इस वाली संख्या में दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 सते 9 7 63 हो जाएगा आपका, 63 हो गया। अब प्लस करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 165 हो रहा है लेकिन यहाँ 10 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगी ये। तो अब इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो गया और 6 1 7 हो गया। सही आ रहा है, 6 1 7 हो गया आपका और 0.5 हो गया। ठीक, तो कितना आ गया आपका, आपका देखिए कहीं से गलत हो रहा है क्या, 963 हो गया और ये आपका हो गया इतना 170 है। यहाँ पे देखिए ये आपका 170 है। ठीक है, 170 है, 170 को मैं केवल 70 ही रख लिया था। तो अब इसका अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 नियम कितना होता है, 153। ठीक है, 17 नियम 153 होता है, तो ये हो जाएगा आपका। थोड़ी सी गलती आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देगी, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा सीधा करना है। तो 153 हो गया, अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0.5 हो गया, 6 3 9 हो गया और 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा, सीधा लिख लेते हैं, 6 9.5 और बचा कितना, 1, तो कितना हो गया 169.5। 169.5 आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करिए, क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं है, बस सीधा रख के एक लाइन के बाद सीधा कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल देंगे।
क्वेश्चन तो आप खेलोगे, जब आप पढ़ लोगे पूरा का पूरा तो आप क्वेश्चन के साथ खेलोगे, क्वेश्चन आपसे नहीं खेलने पाएगा। 25% छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 9,510 रुपया हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अब ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति 25% छूट दे रहा है, जितना लिखा हुआ है उसको 25% छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 75 में बेच रहा है। 25% की छूट दे दिया, 75% में बेच रहा है। अब 75% का मूल्य कितना दे रहा है वो? 9,510। ठीक है, 9,510 कितना ले रहा है वो? 9,510 रुपया ले रहा है। 75% का मूल्य कितना ले रहा है वो? 9,510 रुपया ले रहा है, क्योंकि 25% तो छोड़ चुका है, 75% ले रहा है। 75% में 9,510 ले रहा है, तो जब 75% में इतना ले रहा है तो 100% में कितना लेगा? आपको 100% निकाल देना है बस। 9,510 हो गया गुणे 100% बटे 75%। आपका ये जो 75% आया है, आप बस इसको डिवाइड कर दीजिए। 75 को काटेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100 आ गया। अब 3 से इसको काट दीजिए, सीधा सीधा देख लीजिए, डिविजिबिलिटी का रूल लगा लीजिए। 9 तो सीधा कट जाएगा, 5 1 6 सीधा कट जाएगी ये पूरा, तो 3 त्रिका 9 हो गया और 3 एकम 3, 3 7 21, 0 70 हो गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे सीधा कितना आएगा? 0 आ गया। सॉरी, मल्टीपल यहाँ से कर लीजिए क्योंकि मल्टीपल है, तो 7 चौक 28 की 8 हो गया, 2 4 एकम 4 2 6 हो गया। अब 4 तियाँ 12, ठीक, तो 12,680, 12,680 रुपए बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ भी नहीं रखा था आपके क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब कह रहा रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगी? ठीक है, तो आपकी रीता हो गई, रीता लिखिए, और गीता हो गई, गीता लिखिए। रीता को आप करा दीजिए काम कितना? 14 दिन, और इसको आप गीता को करा दीजिए 21 दिन। ये दोनों इतने इतने दिनों में कर सकती हैं। तो इनका दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 त्रिका 63 हो जाता, 21 दून 42। ठीक है, अब 42 लेंगे तो 14 तियाँ 42 हो गया, 3 हो गया, और 21 दून 42 2 हो गया। ठीक, तो आप ये देखिए कि रीता एक दिन में कितना यूनिट काम करती है? 3 यूनिट काम करती है। और गीता एक दिन में कितना यूनिट काम करती है? गीता आपकी एक दिन में काम करती है 2 यूनिट। ठीक है, तो गीता आपकी 2 यूनिट काम करती है, रीता 3 यूनिट एक दिन में काम करती है। तो एक दिन का हम काम इसका निकालेंगे तो पर डे कितने यूनिट काम करेंगी? 5 यूनिट। कितना करेंगे? 5 यूनिट पर डे। 5 यूनिट पर डे ये काम करेंगी। कौन कौन? रीता प्लस गीता दोनों मिलके। अब ये बताइए मुझे, जब आपका रीता और गीता दोनों मिलके एक ही दिन में कितना काम करती हैं? 5 यूनिट काम करती हैं, और टोटल वर्क आपका कितना है? 42 यूनिट। टोटल वर्क 42 यूनिट है, एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगी, तो 42 यूनिट काम कितने दिन में दोनों मिलकर काम करेंगी? 42 यूनिट काम को एक दिन में 5 यूनिट कर रही हैं, तो 42 यूनिट कितने दिन में करेंगी? तो यहाँ पे सीधा सीधा भाग हो जाएगा। एक दिन का काम है 5 यूनिट, तो 42 यूनिट कितने दिन में करेंगी? सीधा भाग कर दीजिए, सीधा सीधा आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा ये? 5 अट्ठे 40 हो गया, और 5 चौके 20 हो गया। दशमलव लगा के आप 4 बार ले जाइए, 5 चौके 20 हो गया, इतना डेज। ठीक है, 8.4 डेज अर्थात दिन। तो ये आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4,200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर हो, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप ये देखिए, जो घनाभ होता है, तो घनाभ में क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको मैं बता दूं पहले। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो होता है आपका क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये आपका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, बी चौड़ाई कहलाती है लंबाई, और एच ऊंचाई कहलाती है। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है। ये आपका फार्मूला हो गया। अब क्या कह रहा है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 4200 अर्थात 4,200। तो 4,200 हम इधर रख देंगे, तो ये इसके बराबर हो गया, मतलब ये लंबाई चौड़ाई और ये इतना हो गया, ये फार्मूला आपका और ये अंक हो गया। तो अब सीधा सीधा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4200 हो गया, बराबर हो गया ये 2,
अब 2 से यदि हम देखें यहाँ से, सबसे पहले हम देखें 2 यहाँ है, तो 2 से हम क्या करें, काट दें, सीधा सीधा कट रहा है इस पार उस पार, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 एक कम 2, 2100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2100 हो गया, बराबर हो गया। अब यल का मान क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो यहाँ 15 रखेंगे और 16 रख लेंगे। ठीक, ये हो गया प्लस, अब चौड़ाई का मान 16 दिया हुआ है और ऊंचाई का मान h दिया हुआ है, h हमें पता नहीं है, h हमें फिर पता नहीं है, तो h और लंबाई हमारी 15 हो गई। अब आप ये बताइए 16 और 15 का गुणा कर लें हम, तो 2100 यहाँ पे हो गया, बराबर 16 15 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 की 0 हो गया, 16 एक कम 16 8 24 240 प्लस, अब ये 16 है और ये 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 31 एच। ठीक है, अब 31 एच हम इधर ले लेंगे, 31 एच हो जाएगा, ये 31 एच हो गया। अब दो इतना है, ये 240 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस में आ जाएगा, 0 आ गया, 6 आ गया, और बचा कितना है, यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 2 गए, 8 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, ये आपका इतना बचा। अब 31 से यदि हम काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 6 बार में, एक 6 कम 6, 6 3 18, और 6 बार में ये कटा और 0 था, 0 लगा देंगे, तो एच बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 60। 60 क्या प्राप्त हुआ, सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऊंचाई है, ऊंचाई हमारी किस में आई है, सेंटीमीटर में, तो 60 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही था आपके क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे सॉल्व करिए। और 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 प्लस 2√3 2√3 और 6 माइनस 3√3 का मध्यानुपाती कितना है। आपको पहले वाले वीडियो में जो एसएससी जीडी का पहला वीडियो प्रैक्टिस सेट कराया हूँ, उस पर मैं बताया हूँ 4 तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो वहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स कराया हूँ, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन देखिए, जितने पेपर हो रहे हैं सभी देखिए, जिससे कि आपको फायदा मिले। यहाँ पे क्या होता है, 4 प्लस 2√3 हो गया, फिर मध्यानुपाती पूछ रहा है, अनुपात लगाएंगे, मध्य में है ये करेंगे, फिर समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, फिर मध्य में है, x 2 बार लिख देंगे, फिर अनुपात लगाएंगे। अब लास्ट क्या है, 6 माइनस 3√3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको हम भिन्न में बनाएंगे तो कैसे आ जाएगा, ये हो गया 2√3 हो गया। अब ये अनुपात का मतलब होता है कि बटे बटे लगाएंगे, बराबर, फिर ये बराबर के उस पार क्या होता है, ये अंश हो जाता है और नीचे वाला हर हो जाता है सबसे, तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस 3√3 हो गया। अब ये देखिए इस पार है बराबर के उस पार है, तो ऊपर ऊपर नीचे ऊपर का गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक हम गुणा कर लेते हैं, x स्क्वायर हो गया तो x स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2√3 हो गया। ठीक है, फिर इंटू एक ब्रैकेट 6 माइनस 3√3 हो गया। अब हम गुणा कर लेंगे इनको, 4 का गुणा पहले इस ब्रैकेट में कर लेंगे पूरे में, फिर 3 का हम करेंगे, 3√3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 हो गया, फिर प्लस हो गया, अब 6 दूना 12√3 हो गया। अब -3 वाला -3√3 का गुणा कर लेंगे पूरे में, तो 4 तियाँ 3 चौके 12 हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा, फिर धन ऋण को गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब √3 का गुणा जब भी हम करेंगे तो एक 3 बाहर निकल आएगा, मतलब 3 बाहर निकल आएगा, √3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये किसके बराबर आया, x स्क्वायर का। अब x स्क्वायर के बराबर यदि हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, ये 24 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, 6 3 18 हो गया। अब ये वाली संख्या 12 माइनस √3 है, 12√3 है प्लस में, और 12√3 माइनस में कट जाएगी, तो बराबर बचा कितना, 6 बच गया। तो x बराबर हम क्या मान निकालेंगे, √6। ठीक है, तो x बराबर हमारा मान आ जाएगा √6। आपका डी नंबर करेक्ट आंसर है। आपके क्वेश्चन में इसमें भी कुछ नहीं है, आप लोग लगाइए, सबसे बढ़िया है। यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत, अब ये जब आ जाए तो इसको छोड़ दिया करिए, इसमें कुछ नहीं, लास्ट में देखा करिए, कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च समान रहे, ताकि पेट्रोल पर खर्च समान रहे। अब आप देखिए कोई भी संख्या है, 100 है, ठीक है, यदि हम मान लें कि उसकी खपत अभी कितनी है, 100 है, या पेट्रोल की कीमत अभी 100 है, अब कीमत बढ़ के कितना हो गई, 140 हो गई, तो आप ये सोचिए जितना पेट्रोल बढ़ता है उतना ही खपत हमारी घटती है, और जितना कम पेट्रोल का दाम रहता है उतनी ही खपत हमारी अधिक रहती है। अर्थात क्वांटिटी और प्राइस एक दूसरे के
क्या चलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, जितना हम एक को बढ़ाएंगे दूसरा घट जाएगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 100 से 140 हो गई क्या कीमत। अब यदि खपत उसकी 140 थी, 140 खपत थी, तो अब कितनी वो खपत अपनी ला लेगा, 100 बना लेगा। जब 100 बनाएगा तो कितना कम करेगा, 40 कम करेगा। और किससे कम करेगा, 140 थी तो 140 से ही 40 कम करेगा। तो 140 से जब कम करेगा तो 140 कर देंगे और इंटू 100 कर लेंगे हम। सीधा इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14 हो गया, बराबर कितना हो गया, 200/7। अब 200/7 हो गया, तो इसको यदि हम डिवाइड भी करेंगे तो कितना जाएगी ये, 7 एक कम, सॉरी 7 दूना 14 हो गया। बचा कितना यहाँ से, 6 60 हो गया। तो 7 अठे 56 हो गया। 56 के बाद कितना बच गया, 4 40 हो गया। अब 7 बचे 35 हो गया, फिर 50 हो गया, 7 7 49 हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, दशमलव स्थान तक पूर्णांकित, एक स्थान तक, दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित करिए। एक स्थान का मतलब ये 5 है, तो इधर 7 है, तो इसको हम एक स्थान तक पूर्णांकित करेंगे तो 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, एक आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 28.6। ठीक है, तो ये 28 क्या आ गया आपका परसेंट, 28.6% निकाला गया है 100 में, तो 100 में परसेंट आ गया। कौन सा है आपका डी नंबर, करेक्ट आंसर है 28.6%। ठीक है, तो ये क्या होगा, 28.6% पेट्रोल पर खर्च समान रहे, तो ये तो है ही है। अब 28.6% को क्या करेगा, इसकी खपत को कितनी प्रतिशत कम कर ले। अब ये कितना प्रतिशत कम करेगा, 28.6% कम करेगा, तभी इसकी खपत और मूल्य दोनों समान रहेगा, पहले जैसे रहेगा। अब 13वां क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का अनुपात। जब भी ऐसा अनुपात दे देगा तो हम क्या करेंगे, अनुपात सीधा सीधा हम लिखेंगे, ये अनुपात लिख लिए। अब क्या कर रहा है, और उनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 6 है। ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब लघुत्तम समापवर्तक याद करना है, महत्तम समापवर्तक इसका क्या दिया हुआ है, ASCF दिया है 6। तो जब भी ऐसी संख्याएं रहती हैं अनुपात में, तो ASCF हमारा दिया है, तो क्या होता है, ASCF दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। जब कॉमन होगा तो यहाँ से कट जाएगा, जब कट जाएगा तो हम गुणा करके पहली संख्या प्राप्त कर लें, दोनों को दोनों में गुणा कर दें तो 6 चौके 24। पहली संख्या हमारी क्या प्राप्त हो गई, 24, और दूसरी संख्या हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी, गुणे 6 कर लेंगे ASCF को, तो हो जाएगी 30। ठीक है, गुणे 6 कर लिए तो बराबर क्या हो गया, 24 और 30 प्राप्त हो गई। अब इनका दोनों का एलसीएम यदि हम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 120। 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। वो कैसे आएगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे 24 दिया हुआ है और एक 30 दिया हुआ है, तो आप ये बताइए 24 दिया है 30 दिया है, तो 6 से आप काट दीजिए, 6 से आप काटिए, 6 चौके 24, 4 आ गया, और 6 से काटिए 5 आ गया। अब ये बताइए 4 4 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, तो एक बार तो 6 आ गया, फिर दूसरी बार 4 आ गया, फिर 5 आ गया, तो 6 पंचे 30 हो गया, 6 दूना 6 चौके 20 हो, 5 चौके 20 हो गया, और छक्के 120, या फिर 6 पंचे 30 चौके 120। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप ऐसे करके एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आया, 120। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 120 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्या दिया हुआ है, 48 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटे तो सही है, 15 मिनट और 15 मिनट भी दे दिया, में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे क्या होता है, समय होता है, तो चाल गुणे समय हम लगाएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, जो चाल जिसमें रहेगी, जो मात्रक चाल का रहेगा वही मात्रक हम सबका रखेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको भी हम घंटा बनाएंगे, घंटे में है दूसरे को यदि हम घंटा बनाएंगे। जैसे 3 घंटा दिया हुआ है और 15 मिनट है, तो 15 मिनट को भी हम घंटा बना ले, बटे 60 कर दें तो क्या हो जाएगा, 15 कम 15, 15 चौके 60, बराबर क्या हो गया, 3 घंटे 1/4 घंटे, और मतलब ये पूरा क्या हो गया, आवर्स, 3 + 1/4 आवर्स हो गया। तो यही हम करेंगे, चाल हमारी कितनी है, 48 है, 48 कर लिए, फिर गुणा है 3 + 1/4 घंटे, ये टोटल हमारा घंटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 48 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो गया, और 4 तियाँ 12, 2 14 हो गया, प्लस अब 48 बटे कितना हो जाएगा, 4। अब 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, बराबर 12 हो गया। तो जोड़ देंगे, 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 156। यही आपका किलोमीटर आ जाएगा, 156। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें।
टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30%, जितना शेष बचता है उसका 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष रुपए 4,900 बचाती है। तो टीना का वेतन क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देता है शेष का कर देता है, तो जितना लास्ट में बचता है उसका हम रख देते हैं और फिर 100 करते हैं, 100 के बटे जितना खर्चा करता है, फिर उसके शेष का जितना खर्चा करता है, फिर उसके शेष का जितना खर्चा करता है, उसको हम 100 से घटा के लिख देते हैं। तो 100 से 30 घटाएंगे कितना आएगा? 70 आ जाएगा। फिर जितना बच गया उसके शेष का भी खर्च करता है, तो फिर हम यही प्रक्रिया करेंगे। जब शेष का देगा तभी हम ये प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। तो 100 बटे फिर 30 दे रहा है, 30% दे रहा है, 30% खर्च कर रहा है, तो क्या करेंगे? फिर हम 70 रख देंगे, 100 से घटाएंगे 30 तो आ जाएगा 70, ठीक है। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काट दिए, 7 से कम 7, 7 से कम 7 7 49 हो गया, तो 49 से 49 कट गया, बराबर क्या हमारा मान आ गया? 100 ये आ गया और 100 के 2 0 और आ गया, तो टोटल क्या हो गया? 10,000। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। 10,000 आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बहुत ही मजा आ गई सॉल्व करने में। अब 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ये मैं आपको पहले बता दूं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr², ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे, पढ़े होंगे आप लोग कि पूर्ण गोला जो होता है, गोला तो यहाँ नहीं बनाया जा सकता, आपका स्पेस में बनेगा। जैसे कि आपका फुटबॉल होता है तो वो गोला होता है, तो उस गोले का क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ 4πr², ठीक है, 4πr² होता है। तो गोले का यदि हम आधा कर दें, गोले के यदि हम ऐसे करके आधा कर दें, तो ये कुछ रूप बनाएगा, ऐसे कुछ रूप बना लेगा ये, ठीक है, ये कुछ रूप बनाएगा, आधा हो गया। अब आधा होने के बाद हम क्या करेंगे? इसका संपूर्ण पृष्ठ भी हम आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2πr²। तो हमारा क्या होना चाहिए? 2πr² होना चाहिए। लेकिन ये तो गोले का है केवल, और जब इसको हम आधा करेंगे तो यहाँ पर भी एक क्या निकल आएगा? हमारा वृत्त निकल आएगा। वृत्त का क्या हो जाएगा? एरिया हमारा πr²। तो वृत्त का भी πr² हो जाएगा, तो यहाँ हम जोड़ देंगे πr² बराबर क्या हो गया? 3πr²। ये हमारा क्या हो गया? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो 3πr² हो गया। अब देखिए व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है? व्यास जो होता है वो आधा होता है किसका? त्रिज्या का। वो त्रिज्या का व्यास आधा होता है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? 14/2 बराबर क्या आया? 7 सेंटीमीटर। जो 7 सेंटीमीटर आया है ये क्या आया हमारा? त्रिज्या, ठीक है। तो जहाँ आर है वहां पे 7 सेंटीमीटर हम रख देंगे। अब क्या आएगा? 3 पाई का मान दिया है 22/7 रखने के लिए, 22/7 आर का मतलब 7 हो गया, गुणे 7 हो गया, क्योंकि त्रिज्या 7 है। 7 से 7 कट गया, बचा 7। तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 3 गुणे कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 की 4 हो गया, 7 दूनी 14 1 15, ठीक। अब 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 तियां 12 और 15 × 45 1 46, ठीक है। तो ये आपका हो गया 462। अब 462 क्या है? ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? मात्रक सेंटीमीटर वर्ग या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 17वां नंबर क्या है? दो संख्याएं P और Q इस प्रकार है कि P का 8%, Q के 4% का योग। अब P का 8%, P का कहता है 8%, ठीक है, P का 8% या फिर प्रतिशत का मतलब बटे 100 कर लें हम, ठीक। फिर प्लस योग कह रहा है, Q का कितने प्रतिशत? 4% है, Q का 4% कर देते हैं। अब क्या कह रहा है? योग P के 5% और Q के 7% के योग का। अब कहता है फिर आगे P के 5% फिर प्लस योग का है, तो Q के 7% के योग का क्या कहता है? इतने के योग का, ठीक है, इतने के योग का क्या है? 2/3 है। इतने के योग का क्या है? 2/3 है, ठीक है। तो आप ये देखिए 100 यहाँ है, 100 यहाँ है और 100 यहाँ, 100 यहाँ, कट गया। अब देखिए 2 इधर है, 8 यहाँ है और 4 यहाँ है, ठीक है। इधर भी 4 8 है, तो हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 3 बच गया, 3 का हम गुणा कर देंगे, तो 4 तियां 12 P हो गया, प्लस 3 दूना 6Q हो गया, बराबर। अब ये कितना बचा? 5P प्लस 7
क्यू, ठीक है। तो आप पी एक तरफ ला लीजिए, तो 5p है इधर, इधर 12 है, तो कितना हो जाएगा 7p, बचेगा 7p, और q इधर 6 है, उधर 1 है, तो क्या बच जाएगा केवल 1q, ठीक है। तो p अनुपाते q पूछ रहा है, p अनुपाते q ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 इधर रह जाएगा, अनुपाते 7 आ जाएगा, तो क्या हो गया p अनुपाते q 1:7, आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12,500 पर 10%, 15% और 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर है। आप इस क्वेश्चन को 4 तरीके से लगा सकते हैं। 4 तरीके यहाँ तो बताने का समय नहीं है, जब चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो चारों तरीके आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पे 100 हो गया, टोटल हमारा क्या होता है 100 में से हम यदि इतना छूट लेंगे, अर्थात अंकित मूल्य हमारा 100 हो गया, या फिर हम कहते हैं सीपी हमारा 100 हो गया, या फिर अंकित मूल्य 100 हो गया, तो अंकित मूल्य में 10% की छूट लेना चाह रहा है। 10% की यदि वो छूट लेगा, तो 10% की छूट लेने के बाद कितना हो जाएगा उसका, 10% की छूट ले लिया ये, तो कितना बच गया यहाँ पे 90, ठीक है, 90 बच गया। अब कहता है क्रमिक छूट है, जो बच गया उसमें फिर क्रम से छूट चाहिए उसको, कितना चाहिए 15% की छूट चाहिए उसको। अब 15% की यदि यहाँ से ये छूट निकालेगा, 15% की यदि आप छूट निकालेगा, तो कितना बच जाएगा इसका 15% की डिस्काउंट यदि यह निकालेगा, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 15 नहीं कितना होगा आपका 135 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 13.5, ठीक, आपका 13.5 आ जाएगा। कैसे आएगा ये भी बता दूं, 90 है, 15% आप निकालेंगे तो 15/100 करेंगे, इसको 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या होगा 15 नहीं कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, और 10 है तो दशमलव लगा देंगे, तो आपका 13.5 छूट हो गई। अब इस पे बच कितना गया है, अब ये देखिए कितना बच गया है, 10 में से 5 गए, कितना आ गया 5, 90 में से अर्थात 0.00 है, तो उससे 5 गए, 5 बच गया, फिर दशमलव लगाएंगे। अब बचा कितना यहाँ पे 9 में से 3 गया, कितना 6, 8 बच गया, 8 में से 1 गया 7, अर्थात 76.5। अब 76.5 में हम देखेंगे फिर कितना छूट है, 4% की है। अब यहाँ से यदि हम 4% की छूट लें, यहाँ से यदि हम 4% की भी अब छूट ले लें, 4% की डिस्काउंट, ठीक है, 4% का यदि हम डिस्काउंट लेंगे 76.5 में से, तो क्या हो जाएगा ये 4% का डिस्काउंट यदि हम देखें तो कितना हो जाएगा ये, 4 पंचे 20 की 0 हो गया, 4 छंग 24, 24 2 26 की 6, 2 4 सते 28, 2 30, ठीक है। अब दशमलव देखिए एक अंक के बाद है और नीचे 2 जीरो और हैं, तो एक अंक के बाद ये हो गया, फिर 2 जीरो और हो गए, तो कहाँ लग जाएगा यहाँ 3.06, तो क्या हुआ कितना छूट मिल गई 3.06। अब ये आप देखिए बचा क्या है, यहाँ पे क्या बच गया, अब दशमलव अर्थात 10 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद 4 बचा, तो 4 ऐसे ही आ गया, दशमलव लग गया। अब क्या बचा यहाँ पे, सीधा सीधा 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, सॉरी 6 है तो 6 में से 3 गया, कितना आएगा, यहाँ भी घट जाएगा, 6 में से 3 गया, कितना आ गया 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक। तो ये आपका आ गया, आपका ये आया और आपका ये आया, ठीक। तो ये जो आपके घटक आए हुए हैं, जितना भी ये आया हुआ है, ये अगर हम टोटल मिला दें तो ये आपका क्या आया है, क्या बना है यहाँ से एसपी, ये आपका क्या बनता है एसपी बनता है, अर्थात विक्रय मूल्य बनता है। और ये अगर हम इनको मिला दें तो ये क्या बनेगा, 10 मिला दें और 13.5, 3.06, इनको हम यदि सभी को मिला दें तो ये हमारा बनता है क्रमिक छूट। क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है, जो क्रमिक छूटे हैं, पहले क्रमिक छूट कितने के बराबर है 10 के, 13.5 के, 3.06 के बराबर है ये क्रमिक छूट। यदि इनको हम सभी को मिला दें तो हमारे क्या होती है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब ये तीनों छूट के बराबर एक छूट, तीनों छूट का बराबर सम क्या होगा, एक छूट हो जाएगी। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 5 आ गया और ये 6 आ गया, ठीक है, 5 आ गया 6 आ गया, और देखते हैं हम क्या आएगा यहाँ से, 3 3 6 हो गया, अर्थात 6 दशमलव के पहले 6, अब कितना आएगा 2, ठीक, कितना आया 2 आ गया, अर्थात 26.56%, ठीक है। तो इतनी इसको छूट मिल गई। इक्विवेलेंट रेट का, इक्विवेलेंट छूट का मतलब क्या हुआ
कि इतना टोटल इसको छूट मिली है। अब देखिए इसका रेट कितना है, 12,500 है। 12,500 पर अब पूछता है कितनी छूट मिलेगी। जब पूरी छूट इतनी मिल गई है तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी 26.56/100। ठीक, अब यहाँ दशमलव दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हम हटाने के लिए 100 का ऊपर गुणा कर देंगे और 100 का भाग कर देंगे, तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 56 आ गया। और नीचे 100 का हम भाग कर देंगे, 100 का भाग कर दिए, कितना हो गया, 100। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे, फिर 100 बचा है तो 25 चौके 100 हो गया, 25 पंचे 125, 4 से काट देंगे, 4 छंग 24 हो गया, और फिर 4 छंग 24 हो गया, फिर 4 छंग 24, कितना पहुंच रहा है देख लेते हैं, गलत तो नहीं हो रहा। 4 छंग 24 हो गया, 24 2 26, 25 हो गया, फिर करेंगे 4 छंग 24 हो गया, अब 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, तो अब हम गुणा करेंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो गया, कैरी 2 आ गया। अब 6 पंचे 30, 30 2 32 की 2, 3 आया, 6 पंचे 30 3 33, अर्थात कितना आ गया, 3,300 रुपये। ठीक है, 3,320 रुपये क्या हुआ, छूट आ गई इसकी, तो यही इसकी छूट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन के बारे में यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए एक कार को 18 दिनों में कर सकता है, बी इस कार को 24 दिनों में कर सकता है। अब देखिए ए कितने दिनों में करता है, ए करता है इसी कार को 18 दिन में, बी कितने दिनों में करता है, बी करता है 24 दिनों में। तो आप ये बताइए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 72 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 18 को, कितना आ जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौको 24, 3 और 4 4 दूना 4 3 12, बरछंग 72। ठीक है, तो आप ऐसे एलसीएम निकाल लिया करिए। अब 18 का अगर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 चौक 72 हो गया, 4 बार गया, और 24 तिया 72 हो गया, 3 बार गया। तो आप ये बताइए ए किसी कार का एक यूनिट ए किसी कार का एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और बी 3 यूनिट पर डे करता है। एक दिन में 3 यूनिट बी करता है और एक दिन में 4 यूनिट ए करता है। अब कह क्या रहा है, ए अकेले काम करना शुरू किया, ए अकेले काम करना शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए, कितने दिनों के बाद बी को जुड़ जाना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। ठीक है, अब कह रहा है केवल 15 दिनों में कार्य को समाप्त कराना है, तो आप ये बताइए अगर 15 दिनों में कार्य को समाप्त कराना है तो बी तो बाद में आता है, बी कब आता है, बाद में जुड़ता है, लेकिन ए शुरू से कर रहा है और कब तक कर रहा है, लास्ट तक कर रहा है। ए को कह रहा है शुरू से करता है और लास्ट तक करता है, बी कितने दिनों बाद आ जाए कि काम जल्दी समाप्त हो जाए 15 दिनों में। ठीक है, तो बी कितने दिन काम करेगा, जब 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा तो ए कितने दिन करेगा, टोटल 15 दिन काम करेगा। तो 15 दिन का काम हम देख लेते हैं, एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट है, तो 15 दिन का हम काम इसका निकाल लेते हैं, कितने यूनिट काम करेगा, 15 चौके 60, ये 60 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ये 60 यूनिट काम करेगा 15 दिनों में, टोटल 60 यूनिट ये काम करेगा। टोटल कितने यूनिट काम है, टोटल आपका है कितना, 72 यूनिट काम है। तो हम क्या करें, 60 यूनिट यहाँ से घटा दें, ए का टोटल काम हम घटा दें जितना ए कर चुका है, तो कितना आ गया, 12 यूनिट। ठीक है, कितना शेष बच गया, 12 यूनिट काम शेष बच गया। अब ये बताइए हमें कि यदि 12 यूनिट काम शेष बचा है, 12 यूनिट काम शेष बचा है और ए पूरा कर चुका है अपना 15 दिन का काम, तो बीच में कौन शामिल हुआ है, बी। तो जितना काम अब बच गया है, ए तो शुरू से लग के पूरा अंतिम तक काम कर लिया, अब जितना काम बच गया उसको कौन करेगा, बी। मतलब बी जब जुड़ा है तो बी ही किया होगा, जब बी किया है तो एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट, तो 12 यूनिट काम कितने दिन में बी को समाप्त करेगा, ये हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा इसका 4 तिया 12, 4 डेज, अर्थात बी कितने दिन तक काम किया है, टोटल 4 दिनों तक। और बी को शामिल कब किया गया है, लास्ट से 4 दिन, लास्ट से 4 दिन का मतलब क्या हुआ, टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ इसका, टोटल इसका काम समाप्त हुआ 15 दिनों में। ठीक है, 15 दिनों में काम समाप्त हुआ पूरा, और बी शामिल हुआ है लास्ट दिन में 4 दिन, तो कितने दिनों तक, कितने दिन के बाद ये शामिल किया गया है, अर्थात 15 में से 4 गए, कितना, 11 डेज। ठीक है, तो 11 डेज के आ गया, इसका आंसर आ गया। 11 दिन के बाद क्या हुआ है, बी शामिल हुआ है, अर्थात 12 तारीख को किया, 13 तारीख को किया, 14 तारीख को किया, 15 तारीख को, तो 4 दिन ये काम किया है बी। ठीक है, बी केवल नहीं किया है, ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन काम लास्ट में किए, और शुरुआत के जो 11 दिन थे केवल ए ने काम किए। ठीक,
अब अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्या कह रहा है, सुमति ने बिंदु ए से बिंदु बी तक, ठीक है, 475 मीटर पर मिनट की चाल से। अब हम फिगर देखेंगे यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि बी से सी, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। कह रहा सुमति जो है, सुमति यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, कहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ए से चलना प्रारंभ करती है ये, और कितनी स्पीड से चल रही है, 475 मीटर पर मिनट, ठीक है। और यहाँ बी तक ये पहुँचती है, 475 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये चालू करती है चलना, और ये यहाँ बी तक पहुँच जाती है। अब कहता है सुमति बिंदु पर पहुँचती है, रचना बिंदु बी से उसी चाल की 1.6 गुना चाल से रवाना हुई। अब जब ये यहाँ पर पहुँच गई है तो क्या हुआ, यहाँ से सुमति जो है जब यहाँ पर पहुँच गई है बी तक, तो यहाँ से रचना क्या करती है, रचना रवाना होती है। अब यहाँ से रचना आगे की तरफ बढ़ी है, कहाँ तक, सी तक जाएगी, और कितनी चाल से जाएगी, 1.6 गुणे कितने की चाल, 475, 475 के 1.6 गुना चाल से जा रही है, मतलब इसकी चाल टोटल इतनी है, मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो ये चाल हो गई। अब यही हम मीटर पर मिनट भी कर लेते हैं, पर मिनट थोड़ा सा और अच्छा रहेगा हमें समझने में, मिनट हो गया, ठीक। तो ये आपका आ गया केवल इतना, भी आउटर बना हुआ है। अब क्या कह रहा है, जिस चाल से सुमति ने यात्रा की थी, मतलब उसके 1/6 गुना चाल से चलेगी, बिंदु सी पर पहुंची। अब बिंदु सी पर पहुंच गई, यदि बी से होते हुए ए से सी तक की तय की गई कुल दूरी। अब कुल दूरी कह रहा है कितना, बी से होते हुए, बी से होते हुए का मतलब क्या हुआ कि ए से लेकर कुल दूरी कितना है इसकी, 45.6 किलोमीटर। 45.6 किलोमीटर कहाँ तक की दूरी, ए से लेकर सी तक की टोटल दूरी कितना दी हुई है, 45.6 मीटर। यदि हम यही बात कर लें, ये किलोमीटर में है और बाकी ये मीटर प्रति मिनट में है, तो किलोमीटर को यदि हम मीटर बनाए तो क्या हो जाएगा, 45.6 किलोमीटर है, तो इसको मीटर बनाने के लिए 1000 का हम गुणा कर दिए, टोटल कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। ये हो जाएगा, क्योंकि दशमलव लगा हुआ था, तो ये आ जाएगा मीटर, ठीक है, ये आएगा मीटर आपका, ठीक। तो ये आपका मीटर आ गया। अब आप देखिए टोटल हो गया, और जब से सुमति ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया और जब रचना बिंदु सी पर पहुंची तब तक का लिया गया समय अब 75 मिनट था, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। अब कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी होगी, हमें फाइंड क्या करना है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। और कह रहा है कि ए से और सी तक की चाल में लिया गया समय टोटल कितना है, 75 मिनट है। मतलब कहने का ये हो गया इसके कि यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो टोटल कितना चाल चला है, यहाँ से यहाँ तक चला, और ये कुल चाल कितनी है, कुल दूरी कितनी है, 45.6 किलोमीटर, अर्थात आपका हो गया 45,600 मीटर हो गया। अब कह रहा है कुल समय कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक चलने में, टोटल समय इसका लग गया है 75 मिनट। टोटल ये समय लग गया 75 मिनट, कहाँ तक का, सी तक का, जिसमें सी की चाल अर्थात रचना की भी चाल शामिल है, यहाँ रचना चल रही है और यहाँ कौन चल रहा है, सुमति, ठीक है, जिसमें रचना की भी चाल शामिल है और सुमति की भी चाल शामिल है और दूरी भी दोनों की शामिल है, ठीक है, और समय भी शामिल है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब तो हमारा पूरा पका पकाया भोजन बन गया। अब हम देखें, यहाँ कर लेते हैं कि सुमति जो चली है वो कितने समय में चली है, टी मिनट में चली है, टी मिनट में ए से बी तक चली है, और कितने चाल से चली है, तो हम बता दें यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग जान रहे होंगे, दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल, चाल गुणे समय होता है सूत्र, तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से दूरी का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चाल गुणे समय। अब हमारी चाल कितनी है, 475, 475 मीटर है। अब समय कितना लग रहा है, टी मिनट, टी मिनट में ये चल रहा है, तो ये दूरी तय की कहाँ से, ए से बी तक। अब प्लस करेंगे, अब बी से सी तक की दूरी हम तय कराएंगे, कितने चाल से, 1.6, 1.6 गुणे 475 मीटर प्रति मिनट की चाल से। अब ये इसके लिए समय क्या बचा है, यहाँ तो टी हो गया, टोटल समय हमारा कितना है, टोटल समय हमारा है, आप देखें 75 मिनट, यहाँ 75 मिनट है, टोटल समय 75 मिनट। 75 मिनट में से यदि
सुमति को लग गया t मिनट, तो इसके पास कितना बचा, 75 माइनस t बच गया। अब बराबर क्या हुआ, अब ये तो दूरी बन गई, तो फिर चाल हो गई, समय हो गया, दूरी हो गई, फिर चाल हो गया, फिर समय हो गया, तो ये दूरी बन गई। और टोटल दूरी कितना दी हुई है, ये आपकी टोटल डिस्टेंस दी हुई है, दूरी, ये टोटल दूरी दी हुई है। तो यही हम रख देंगे 4000 अर्थात 45,600, 45,600 हम दूरी रख देंगे, तो फिर पूरी निकल आएगी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 475 टी, ठीक है, 475 टी हो गया, प्लस अब 1.6 है, तो 1.6 का हम 475 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 की 0 हो गया, 8 आया, और 16 सत्ते 112 हो गया, 16 सत्ते 112 हो गया, और 8 120 हो गया, 0 हो गया, 12 हो गया, बच गया। अब क्या करेंगे, 16 चौके 64, 64 12 कितना हो जाएगा, 76, अर्थात हमारा कितना बना, 76 बन गया। ठीक, तो ये आ गया आपका। अब दशमलव एक अंक के बाद है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो हमारा क्या बच गया, जहां दशमलव लग गया वहां से हम इसको बाहर कर दे रहे हैं, तो कितना बच गया, 760। ये क्या आ गया हमारा, ये भी चाल है हमारी, 760 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब क्या हुआ, 75 माइनस टी, ये आ गया, बराबर कितना आ गया, 45,600। ठीक है, तो अब इसको और भी हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 475 टी प्लस, अब इसका हम 75 को गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया, और 6 पंचे 30 की 0 आ गया, बचा कितना, 3 आ गया। अब 5 को गुणा करेंगे 7 में, 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, और सत्संग 42। अब यहाँ देखेंगे 35 आ गया और 42 आ गया, और 3 कैरी आया था, कितना हो गया, 5 3 8 2 10 की 0 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, 80 हो गया। 80 की कितना आएगा, 0, बचा कितना, 8, कैरी कितना आया, 8, और 7 7 49, 49 8 कितना हो जाएगा हमारा, 49 8 57 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 8 हमारा कितना होगा, 57, तो ये हमारा क्या हो गया, 57। ठीक, ये हो गया, माइनस अब 760 टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, 45,600। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 475 टी है, यहाँ 760 टी है, और इधर वाली संख्या हमारी बड़ी है, ये छोटी है, तो इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस वाले को, तो प्लस में हो जाएगा। तो हम माइनस वाली को इधर ही प्लस बना लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो उधर इसको प्लस बना लेंगे, इसको इधर प्लस बनाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 में से 0 में से 5 गए, कितना हो जाएगा, 5, अर्थात 10 में से 5 गए 5, बचा कितना, 5 बच गया। अब 5 में से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गए, कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, और बचा कितना यहाँ पे, 6, 6 में से 4 गए 2, 285 टी, इधर बच गया 285 टी। अब इसको हम इससे घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो तो वैसे ही आ जाएंगे, 10 में से 6 गए, कितना आ गया, 4, अब बचा कितना, ये 6, 6 में से 5 गए 1 आ गया, और 5 में से 1 गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये इतना प्राप्त हुआ। अब ये बताइए 285 टी है, और ये कितना दिया है, 11,400, तो हम इसको ये जीरो को वैसे ही मान लेते हैं, बचा कितना, 1140, 1140 हो गया। अब हम देखते हैं कितने बार जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, अगर हम 4 बार ले जाते हैं, 4 पंचे 20 हो गया, और 2 आया, 8 चौके 32, 2 34, 3 बचा, और 4 दूना 8 3 11, मतलब ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो टी बराबर यदि हम ले जाए तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, और ये जीरो वैसे उतार लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, टी का मान 40 आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था यहाँ पे, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आई थी हमारी, ये ए और बी के बीच की दूरी है, तो हम क्या करेंगे, इसी में इसका मान रख देंगे, जो मान में आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए एंड बी के बीच की बी की दूरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 475 गुणे टी का मतलब 40। ठीक, तो टी का मतलब 40 हो गया, तो इसका हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ गया, 4 5 20 की 0 आ गया, 2 4 7 28, 2 30 की 0 आ गया, 3 4 चौक 16 3 19, ये क्या आया, इतना क्या है, मीटर। ठीक है, ये तो मीटर आ गया। अब पूछा किस में है, किलोमीटर में, तो यदि हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, तो 19,000 में क्या करेंगे, 1,000 का हम भाग कर देंगे, तो 0 0 सारे कट गए, बचे कितना, 19, आपका आंसर कितना बच गया, 19 किलोमीटर। ठीक है,
ये आपका 19 किलोमीटर, ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और एक दो क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आप लोग लगाइएगा जरूर, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों, जितने भी मैं पढ़ाया हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने पे क्या होगा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, प्रेस कर देंगे बेल आइकन को, तो जो भी मेरे वीडियोज होंगे अपलोड होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और बाकी आप लोग कमेंट्स करेंगे, जितना भी आप लोग कमेंट्स करेंगे, तो कमेंट्स करने के बाद क्या होगा, मैं देखूंगा, यदि आप कहेंगे तो मैं आपको यहाँ से चैप्टर बाई चैप्टर भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, आपके लिए चैप्टर बाई चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैथ, तो आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे और पूरा का पूरा पेपर बहुत ही मज़े से कर पाएंगे। और आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।